हेलो इग्नू पॉइंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का प्रोजेक्ट है हमारा DNHE3, जिसके दो भाग हैं, भाग का और भाग खा। भाग का वर्णनात्मक प्रश्न और भाग खा प्रयोगात्मक अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। DNHE3 पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। पहला क्वेश्चन, सामुदायिक स्वास्थ्य और सामुदायिक पोषण को परिभाषित करें। सामुदायिक पोषण के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। समुदाय स्वास्थ्य जनसंख्या के विभिन्न समूह में व्याप्त स्वास्थ्य समस्याओं से संबंध है। जन समूहों की स्वास्थ्य समस्याओं की ओर ध्यान अनिवार्य रूप से हितों की विस्तृत परिधि की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार समुदाय स्वास्थ्य के पोषणात्मक और स्वास्थ्य दोनों समस्याओं की पहचान और रोगों के कारण और रोकथाम एवं नियंत्रण इसमें शामिल है। आप कई स्वास्थ्य समस्याओं से परिचित भी होंगे। क्या आप कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं? हाँ, पीलिया, अतिसार, अल्सर इत्यादि और पोषणात्मक समस्याएं जैसे अनीमिया, रंतोधी इत्यादि इनके कुछ उदाहरण हैं। समुदाय पोषण से अभिप्राय भोजन और पोषण की समस्याओं की पहचान के संदर्भ में भोजन और पोषक स्थिति, रोग कारकों और रोकथाम और निदान दोनों की समस्याओं से संभावित हलों का मूल्यांकन करने संबंधी अध्ययन से है। अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि क्यों समुदाय और पोषण को अलग अलग नहीं देखा जा सकता और वे किस प्रकार एक दूसरे से संबंध है। समुदाय की पोषणात्मक समस्याएं समुदाय के लोगों के विभिन्न समूहों के पोषणात्मक स्तरों द्वारा ज्ञात होती है। किसी विशेष समुदाय ने जनसंख्या समूहों का पोषणात्मक स्तर भिन्न भिन्न प्रकार के कारणों से प्रभावित होता है। दृष्टिगत होने वाले अल्प पोषण और कुपोषण के प्रकार एवं कोटियां, खाद्य उत्पादकता और उपभोग पद्धति से विभिन्न के कारण प्रत्येक समुदाय से अलग अलग होती है। एक जनसंख्या समूह अपर्याप्त आहार पर कुछ समय के लिए जीवित रह सकता है, किंतु वह रोग के प्रति संवेदनशील होगा और मानसिक तथा शारीरिक रूप से कम सक्रिय होगा। इस व्याख्या से यह स्पष्ट है कि पोषणात्मक निगरानी अथवा समुदाय पोषण के 3 मूल घटक हैं, जो निम्नलिखित है। समुदाय निदान, कार्य योजना विकसित करना, कार्य का मूल्यांकन। समुदाय निदान। एक इकाई को पढ़ने के उपरांत आप समुदाय और समुदाय से संबंधित कुछ सामान्य मुद्दों से अवश्य परिचित हो गए होंगे। आप समुदाय से व्याप्त सामान्य रोगों, विशेष रूप से पोषणात्मक समस्याओं से संबंध को जानते हैं और पहचानते हैं। अब प्रश्न है कि समस्याओं की पहचान कैसे की जाएगी। इन पोषणात्मक समस्याओं का पता लगाने के लिए आपको आहार सर्वेक्षण, नैदानिक विधि, मानवमृत्तीय माप और जैव रासायनिक विश्लेषण जैसे विभिन्न मूल्यांकन उपायों विधियों को जानना होगा। कार्य योजना विकसित करना। समुदाय की सहायता से एकत्रित सूचना मुख्य समस्याओं का पता लगाने और समस्या के कारण बताने में सहायक होगी। इस तरह यह समुदाय में लोगों की कुछ समस्याओं और ज़रूरतों को समझने में हमारी सहायक होती है और इन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए उचित कार्य योजना बनाने में सहायक होती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से खाद्य भंडार, कुपोषण और एनीमिया जैसे प्रमुख समस्याओं को और उसमें शामिल कारकों को पहचाना जा सकता है। ये सूचना एकत्रित करने के उपरांत हम लोगों से मिलकर उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं। लोगों के व्यक्तिगत रूप से या समूहों से मिलना और विचार विमर्श करके उनकी अपनी समस्याओं के कारणों को गहराई से देखने से सहायक होगा। उन्हें ये बताने की आवश्यकता है कि समस्याएं क्यों और क्यों नहीं होती, ताकि वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वोत्तम कार्य चुन सकें। समुदाय में लोग, अन्य समुदाय कार्यकर्ता और काल्पनिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों के स्वास्थ्य कार्यकर्ता इन लोगों के कुछ उदाहरण हैं जिनके साथ हम समस्याओं पर चर्चा करेंगे। कार्य योजना का मूल्यांकन। मूल्यांकन कार्यकलापों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने से शामिल प्रत्येक व्यक्ति के विचारों पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन मौखिक या लिखित किसी भी रूप से किया जा सकता है, तथापि हमें परिणाम
सावधानी पूर्वक लिखने चाहिए ताकि घटित घटनाओं का हमारे पास रिकॉर्ड रहे। हमारी टिप्पणी और योजना बनाने और भावी कार्यक्रमों को ज़्यादा प्रभावशाली रूप से केंद्रित करने में सहायक होगी। मूल्यांकन विभिन्न नज़रिया, उदाहरण के लिए समुदाय कार्यकर्ता समुदाय समस्या बाहर के अन्य समुदाय कार्यकर्ताओं में नज़रिए से किया जाना चाहिए। स्पष्ट और सरल होना चाहिए और में कमज़ोर और ठोस दोनों मुद्दे पूर्ण रूप से शामिल करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धता और स्वीकार्यता आहार व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। खाद्य पदार्थों के चयन पर मूल प्रतिबंध उपलब्धता है। इसे सांस्कृतिक और भौतिक दोनों कारकों के संबंध में देखा जाना चाहिए। किसी भी मानव जनसंख्या को उपलब्ध खाद्य पदार्थों की सीमा सांस्कृतिक स्वीकार्यता द्वारा शासित की जाती है। आइए उपलब्धता के भौतिक पहलू पर जांच करें। जलवायु खाद्य उपलब्धता और एक प्रमुख निर्धारक होती है। आपके इस बात पर गौर किया गया है कि दक्षिण भारत में तो अनिवार्यतः चावल उगाने वाले क्षेत्र और उस तरह उत्तर भारत में गेहूं उगाने वाले क्षेत्र हैं। खाद्य उपलब्धता में विविधता खाद्य पदार्थों के चयन को प्रभावित करती है। हम सभी कामकाजी महिलाओं के तौर पर काम का काफ़ी दबाव महसूस करते हैं और इसलिए खाद्य पदार्थों को खरीदने की क्षमता रखते हुए भी बाजार जाकर खरीदने को सुविधाजनक नहीं पाते। ये भी घर पर खाद्य उपलब्धता को प्रभावित करता है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के लिए खाद्य उपलब्धता कई भौतिक कारणों का परिणाम होती है। स्वीकार्यता एक्सेप्टेबिलिटी की खाद्य रुचि का एक निर्धारक है। किसी विशेष संस्कृति के लोगों का यह बंधन है कि वे कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को ही स्वीकार कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों की स्वीकार्यता में सामाजिक प्रचलन, संस्कृति और धन की एक भूमिका होती है। आइए इस पर विचार करें। कई समाजों में सामाजिक और धार्मिक जीवन में भोजन की सदैव एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रत्येक समाज की भोजन संबंधी अपनी अवधारणा होती है। सामाजिक परिवेश के साथ साथ भोजन का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। एक साथ बैठकर खाना परिवार के सदस्यों के बीच एक सामान्य बंधन, आपसी निर्भरता और निष्ठा का प्रतिबिंब करता है और मिल बैठकर खाने वाले विभिन्न लोगों की भूमिका को परिभाषित करता है। सांस्कृतिक अभी हम मनुष्य के आहार व्यवहार की और उसके सामाजिक परिवेश के संबंध में चर्चा कर रहे थे। अब हम आहार व्यवहार को विशेषकर परिवार के स्तर पर प्रभावित करने वाली सांस्कृतिक विश्वासों, परंपराओं और प्रचलनों के स्वरूप और और प्रकार पर गौर करेंगे। सांस्कृतिक विश्वासों के अंतर्गत एक मनुष्य के जीवन काल में आने वाली समस्त शारीरिक क्रियात्मक अवस्थाओं के विस्तार, रोग और बीमारी, ठंडे और गर्म भोजनों की संकल्पना और उस किसी क्षेत्र के विशिष्ट खाद्य पेय आदि सभी समाविष्ट होते हैं। यह एक पोषण कार्यकर्ता के लिए बड़ी रुचि का विषय है। सामुदायिक स्वास्थ्य के विभिन्न निर्धारकों को सूचीबद्ध करें। सामुदायिक स्वास्थ्य ऐसे कई मिश्रित कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है जो किसी व्यक्ति की जीवन शैली पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ तो व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर होते हैं, जबकि अन्य ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत व्यवहार कौशल के अधीन होते हैं। 4 प्रमुख अंतः संबंधित निर्धारकों को पहचाना जा सकता है। ये हैं आनुवांशिक स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि अनुवीक्षण से आप क्या समझते हैं? वृद्धि अनुवीक्षण बाल स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, स्पष्ट करें। स्वास्थ्य बच्चे की वृद्धि लगातार होती है। सही रूप से वृद्धि के लिए आवश्यक है कि उन्हें सही प्रकार का पर्याप्त आहार मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से कारणों से हमारे देश में बच्चों को उचित आहार नहीं मिल पाता है। जब बच्चे को पर्याप्त या उचित प्रकार का भोजन नहीं मिल पाता है तो वो कुपोषित हो जाते हैं। जब उसे उचित पोषण मिलता है तो वह ठीक प्रकार से वृद्धि करता है। यदि बच्चे का शरीर वजन बढ़ रहा हो तो हम कह सकते हैं कि उसे उचित पोषण मिल रहा है, वह उचित वृद्धि कर रहा है। छोटे बच्चों की वृद्धि की मॉनिटरिंग निगरानी देश भर में व्याप्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जा सकती है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर माताएं अपने बच्चों का वजन करा सकती हैं तथा उसे वृद्धि चार्ट पर अंकित
करवा सकती है। इस चार्ट की सहायता से माँ ये जान सकती है कि उसके बच्चों की वृद्धि कैसी हो रही है या वह कितना स्वस्थ है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि बच्चा सही आहार सही मात्रा में खा रहा है या नहीं। ये जांचने के लिए बच्चा ठीक से वृद्धि कर रहा है या नहीं, वृद्धि तक की दिशा को देखें। इस संबंध में वृद्धि वक्र की दिशा महत्वपूर्ण होती है। यह सामान्य बच्चों की वृद्धि रेखा के समानांतर रूप पर की ओर जा रही है तो उसे निकट हो तो उसका सूचक है बच्चे की वृद्धि ठीक हो रही है। यदि वृद्धि समतल हो जाए या इसका अर्थ है बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही। यदि वक्र सामान्य बच्चे की रेखा के समांतर नीचे की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ है बच्चे का वजन कम हो रहा है। यदि बच्चा दूसरी श्रेणी में आता है तो पता लगाएं कि क्या ऐसा क्यों है। संभवतः बच्चे को पर्याप्त आहार ना मिल रहा हो। बच्चा दिन की कितनी बार आहार लेता है इसकी जांच कीजिए। अधिकांश बच्चों को दिन में 4-5 आहारों की आवश्यकता होती है। यदि बच्चा तीसरी श्रेणी में आता है तो भी कारणों का पता लगाना अनिवार्य हो सकता है। बच्चा अतिसार, खसरा या अन्य संक्रमण के बार ग्रस्त हो रहा हो। उपयुक्त उदाहरण देके कथन की पुष्टि करें। नर्म मृदु आहार सामान्य आहार की तरह होता है। पूर्ण तरल आहार के बाद नरम आहार दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद अत्यधिक संक्रमण से ग्रस्त पाचन रोगों या चबाने की असमर्थता वाले रोगियों के लिए इस आहार की सलाह दी जाती है। यह सामान्य आहार की तरह होता है, केवल खाद्य पदार्थों की बनावट में अंतर होता है। इस आहार में वे तरल तथा खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं जो नरम होते हैं या तथा चबाने में आसान होते हैं। वे खाद्य पदार्थ जिसमें उपाच्य कार्बो बहुत कम तथा सख्त संयोजी ऊतक बिल्कुल नहीं होते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः नरम आहार हल्की सुगंध व स्वाद वाले होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत कम मात्रा में मसाले डाले जाते हैं तथा इस तरह पकाया जाता है कि वह आसानी से पच जाए। नरम आहार में दूध, क्रीम, मक्खन, दही, कॉफ़ी, पनीर, अंडा, नरम मांस व मछली, अच्छी तरह पकी हुई वह फल व सब्जियां, केला, पपीता आदि, पके हुए परिष्कृत अनाज, चावल, ब्रेड, दलिया, सूप, फलों का रस, चाय, कॉफ़ी आदि। वर्जित पदार्थ, सब्जियों तथा फलों के छिलके व बीज, पेस्ट्री, मिष्टान, तले हुए खाद्य पदार्थ तथा मेवे, कच्ची सब्जियां, सख्त अनाज, अधिक मसाले वाले खाद्य पदार्थ। मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट नरम आहार का ही एक परिवर्तित रूप है जिसमें सभी खाद्यों को बहुत अधिक मुलायम या मसल दिया जाता है। जब रोगी बहुत से कारणों से भोजन को चबा नहीं पाता या अपने मुंह की मांसपेशियों का प्रयोग नहीं कर पाता तब इसका प्रयोग किया जाता है। नरम आहार का एक सैंपल मेन्यू, नाश्ता, मक्खन तथा जैम लगे टोस्ट, आधा उबला अंडा, पनीर, कॉफ़ी, दूध, फलों का रस, केला। मध्य सुबह फलों का रस, मिल्क शेक। दोपहर का अच्छी तरह से पके हुए चावल मक्खन के साथ अच्छी तरह कुचला हुआ आहार, मुर्गी आहार का मांस या अन्य मांस, दही या दाल। शाम दूध, चाय, कॉफ़ी, सादा केक या बिस्किट। रात्रि का आहार मक्खन लगी ब्रेड, सूप, मसले हुए आलू, कस्टर्ड। सोते समय दूध या दूध से बने पेय पदार्थ। उपयुक्त उदाहरण देकर संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के बीच अंतर बताएं। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में निम्न तरीकों से फैल सकते हैं: छूने से, वायु, जल व खाद्य पदार्थों से, लैंगिक संपर्क, कपड़ों से, कीड़े या जानवर के काटने से, घावों पर मिट्टी के संपर्क से, गंदी उंगलियों व हाथों से, गंदी वस्तुओं के संपर्क से। असंक्रामक रोग एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से नहीं फैलता। आप असंक्रामक रोग दूसरे से नहीं ले सकते हैं, जबकि संक्रामक रोग दूसरे से अपने शरीर में प्राप्त कर लेते हैं। असंक्रामक रोग से बहुत से उदाहरण हैं, इनकी सूची यहाँ दी गई है। शरीर में कोई अंग नष्ट या खराब हो जाने से उत्पन्न समस्याएं, किसी बाह्य कारक के शरीर को हानि पहुँचाने की उत्पन्न समस्या, एलर्जी, अस्थमा, सांप का काटना, स्मोकर्स कॉफ, अल्सर, अल्कोहलिज्म, शरीर की किसी आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण उत्पन्न समस्याएं, पोषणहीनता जन्य रोग जैसे पेलेग्रा, PEM, अनीमिया, गलगंड। निम्नलिखित के लिए उपचार और निवारक उपाय लिखें। खसरा जिसे रुबेला भी कहा जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक, तीव्र और जबर
संबंधित श्वसन वायरल रोग है। ये एक वायरल बीमारी है जो छोटे बच्चों के लिए गंभीर साबित होती है, लेकिन खसरे के टीके से इसे आसानी से रोका जा सकता है। ये दुनिया भर की मृत्यु दर और रुग्णता के मुख्य कारणों में से एक है। खसरे के टीके का संयुक्त खसरा कंठमाला रुबेला MMR टीके के रूप में प्रशासित किया जाता है। इस MMRV वैक्सीन में चिकन पॉक्स टीकाकरण भी शामिल हो सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चों को 12 से 15 महीने की उम्र के बीच और उसके बाद 4 से 6 साल की उम्र के बीच स्कूल शुरू करने से पहले अपना MMR टीका लगवाएं। खसरे का डॉक्टर मुख्य रूप से बुखार, शरीर पर खसरे के दाने, मुंह में कॉप्लिक्स धब्बे, लाल आंखें आदि जैसे नैदानिक लक्षणों की जांच करके निदान कर सकता है। पूर्ण रक्त गणना CBC और ऊतक के नमूनों के परीक्षण सही प्रयोगशाला रक्त, गले या नाक की सूजन और मूत्र परीक्षण से निदान की पुष्टि हो सकती है। डॉक्टर चिकित्सा के इतिहास के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि बच्चे को खसरे का टीका लग गया है, प्रचलित खसरा रोग वाले उच्च जोखिम वाले देशों का कोई यात्रा इतिहास, काली खांसी, ब्रोटेला प्रेटियोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक श्वसन तंत्र से जुड़ा संक्रमण है। इस संक्रमण के कारण अनियंत्रित खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। अंग्रेजी में काली खांसी को प्रतुसिस और वुपिंग कफ के नाम से जाना जाता है। यूँ तो काली खांसी का संक्रमण किसी को भी हो सकता है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित नवजात और बच्चे होते हैं। खांसने की वजह से शिशुओं में के लिए खाना पीना और यहाँ तक कि सांस लेना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। काली खांसी का कारण ब्रोटेला प्रोटियोसिस नामक का एक जीवाणु है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के कुछ रोगाणु युक्त बूंदें हवा में फैल जाती है। अगर आप इन बूंदों के आसपास सांस लेते हैं तो इनके संपर्क में आते तो ये संक्रमित बूंदें आपके फेफड़ों में जाकर संक्रमण का खतरा बढ़ा देती है। कभी कभी डॉक्टर सिर्फ आपसे कुछ सवाल पूछकर या आपकी सांस लेने की आवाज़ सुनकर ही काली खांसी का पता लगा सकते हैं। परीक्षण की पूर्ति के लिए मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकता है। ये टेस्ट कुछ इस प्रकार हो सकते हैं: नाक या गले का कल्चर टेस्ट, रक्त जांच। दवाएं एंटीबायोटिक के माध्यम में हम काली खांसी फैलाने वाले जीवाणु को खत्म कर सकते हैं। प्रभावित व्यक्ति के परिवार को बचाव के लिए कुछ दवाएं दी जा सकती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बलगम को कम करने के लिए ज़्यादा दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाली दवाएं अक्सर काली खांसी पर असर नहीं करता। संचार को परिभाषित करें और समुदाय के लिए इसके महत्व को समझाएं। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के संचार के लिए उचित विषयों के बारे में जानने से पहले ये समझना आवश्यक है कि संचार क्या है और पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की प्रसार इसकी क्या भूमिका है। संचार का अर्थ है किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बीच विचारों, सूचनाओं, अभिवृत्तियों अथवा मूल्यों का आदान प्रदान, जिससे कि ज्ञान, अभिवृत्तियों व व्यवहार और प्रचलनों से उन्नतिशील बदलाव लाया जा सके। इसमें सूचना देना व लेना दोनों शामिल है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े लोगों के पास न सिर्फ शिक्षा देने का कौशल होना चाहिए, बल्कि उन्हें शिक्षा, अनुसंधान, सूचना और लोकप्रिय दावों का या मूल्यांकन करना भी आना चाहिए। उनके पास संचार की वो विशेषता भी चाहिए जिससे कि उपलब्ध जानकारी को समुदाय के हित में प्रयोग करने योग्य बना सके, इससे कि व्यवहार को सही दिशा में प्रभावित किया जा सके। इसके लिए ऐसे कौशलों के अनोखे समन्वय की ज़रूरत है जो ना तो बड़े पैमाने पर आसानी से उपलब्ध हो और न ही पूर्व से जिनका उपयोग हुआ है। पोषण के क्षेत्र में संचार की कई स्तरों पर एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पोषण वैज्ञानिकों और पोषण शिक्षकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जन सामान्य को पोषण संबंधित सरकारी उपलब्ध कराने के प्रयासों में संचार की एक प्रमुख भूमिका है और इसलिए ये निरोधक स्वास्थ्य नीतियों का महत्वपूर्ण अंग है। ये उन सभी परियोजनाओं का अनिवार्य अंग होता है जो विकसित या विकासशील देशों में निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को पोषणात्मक स्तर से सुधार के लिए बनाई जाती है। समुदाय के स्तर पर खाद्य पदार्थों, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की ज़रूरत है। इससे व्यक्ति को न सिर्फ बुद्धिमत्ता और मितव्ययता से भोजन का प्रयोग करने में सहायता मिलेगी, बल्कि खाद्य पदार्थों, पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंधों
संबंधों के बारे में प्रचलित कई भारतीयों और दावों को पहचानने में सुविधा होगी। पोषण शिक्षकों द्वारा जानकारी देने और विद्यार्थियों के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए समूह संचार विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्याख्यान अथवा लेक्चर, विचार विमर्श, निर्देशन, डेमोन्स्ट्रेशन आदि। संचार विधियों को संख्या का कोई अंत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझाइए कि व्याख्यान पद्धति विचार विमर्श पद्धति से किस प्रकार भिन्न है। शिक्षा संबंधी अनुसंधान और अनुभव यह बताते हैं कि ज्ञान प्रदान के लिए व्याख्यान लेक्चर विधि संचार की अपेक्षाकृत कम प्रभावकारी विधि है। इससे के बावजूद कई निरीक्षक अध्यापक अधिकतर व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? किसी भी पाठ्यक्रम के संचालन में कुछ मात्रा तक अनौपचारिक व्याख्यान विधि अंतर्निहित है, जैसे कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य जानने के लिए, प्रशिक्षकों को प्रेरित करने के लिए, बोध प्रश्न में संबंध स्पष्टीकरण और विश्लेषण के लिए। तथापि व्याख्यान विधि की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं। वह विधि शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से शामिल नहीं करती, उन कौशलों के अध्यापन में अनुपयुक्त है जहां की अभ्यास की आवश्यकता हो, फीडबैक प्राप्त नहीं कर पाती तब तक कि प्रशिक्षक संवेदनशील ना हो। विचार विमर्श एक व्यवस्थित बातचीत है जो समूह में हो सकता है। इस विधि में एक समूह द्वारा अध्ययन की गए किसी विषय अथवा समस्या के विभिन्न पहलुओं पर व्यवस्थित बातचीत द्वारा विचार किया जाता है। उसके विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाता है, उनकी तुलना और मूल्यांकन किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विचार विमर्श का तरीका शिक्षा के हर चरण अवस्था के प्रयोग में लाया जा सकता है। विचार विमर्श के कई प्रकार हैं। ग्रुप डिस्कशन, सर्कुलर डिस्कशन, पैनल विचार विमर्श, गुंजन सत्र, परिसंवाद, सेमिनार, वाद विवाद, कोरम। जन संचार से आप क्या समझे? हर बार संचार की नई तकनीक के विकास के साथ साथ जनसंचार में जन शब्द का दायरा बढ़ता चला गया है और इसमें अधिक से अधिक लोग शामिल होते चले गए। इसलिए यह अब तक एक ऐसा लचीला शब्द बन गया है जिसे हर किसी देश को विश्व की जनसंख्या को सामान्य रखने पर किसी सीमित संख्या में नहीं बांध सकते। किसी भी पारंपरिक या इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, इसे परिभाषित करना बहुत कठिन है। संचार की तरह जन शब्द का अर्थ भी अस्पष्ट और अनिश्चित है और जन संचार की संकल्पना तो और भी अधिक अस्पष्ट व अनिश्चित है। किसी भी विशेषज्ञ ने जनसंचार को अर्थ की सीमा तय करने की कोशिश की और इस नतीजे तक पहुंचे। इसलिए जनसंचार माध्यमों तक पर इस इकाई में प्रेस, रेडियो, प्रिंट मीडिया, फिल्म, टेलीविजन जैसे प्रौद्योगिक उपायों की भी चर्चा की गई है। पारंपरिक माध्यम भी इस दिशा में एक शक्तिशाली भूमिका अदा करते हैं, इसलिए उनकी भी चर्चा की गई है। उनकी चर्चा खंड 4 पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा में संचार उपागम में की गई है। कोई भी जनसंचार माध्यम, चाहे वह लिखित है, कथित हो या फिर श्रव्य दृश्य, सभी का उद्देश्य हो सूचनाओं को उनके स्रोतों के लेकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना। इन सभी माध्यमों का प्रयोग हर जगह हर वर्ग के लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए प्रभावकारी होता है। इसका महत्व सिर्फ समाचारों के प्रसारण में ही नहीं है, बल्कि इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के ज्ञान के पारस्पर्य में या संचारकर्ता के दृष्टिकोण को ठीक ठाक पहुंचाने में भी उतना ही है। प्रयोग द्वारा इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ये जनसंचार माध्यम किसी नए प्रस्तुत हुए विचार के बारे में जानकारी व रुचि पैदा करते हैं। साथ ही यह भी साबित हो चुका है कि परीक्षण का और मूल्यांकन के जरिए एक नई तरीके अपनाने की प्रक्रिया को स्थिति तक पहुंचाने के लिए जनसंचार को अंतर्व्यक्तिक विषयों के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। प्रिंट मीडिया का उदाहरण देकर संचार के लिखित माध्यम की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इस उपखंड के अंतर्गत आप लिखित माध्यमों के बारे में जानेंगे। प्रिंट मीडिया या अन्य किसी भी माध्यम का उद्देश्य है किसी संदेश को जन समुदाय तक पहुंचाना। श्रोता संदेश के प्रति जितने रिसेप्टिव होंगे उस पर कार्य करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। संदेश जितना साफ साफ सही है और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया हो,
सीखने वाले पर उतना ही अधिक प्रभाव डालता है। लेखक यदि शिक्षार्थियों के अनुभवों को पर निर्धारित ठोस उदाहरण प्रस्तुत करे तो उस बात को समझने और उस पर अमल करने की संभावना बढ़ जाती है। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम में मुद्रित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कई बार इस सामग्री को उपयोगिता पर प्रश्न उठाया जाता है, क्योंकि पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा ग्रहण करने वाले अधिकांश वयस्क निरक्षर होते हैं। हालांकि शब्दों के साथ अधिकाधिक चित्रों का प्रयोग कर उसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। प्रिंट माध्यम के लिए प्रयोग करने के बजाय दूसरे संचार माध्यमों के साथ या उनकी सहायता के लिए प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर किसी व्याख्यान या खाद्य प्रदर्शन के दौरान या अंत के संबंध विषय पर तैयार किए गए पर्चे बांटे जा सकते हैं। लीफलेट, सर्कुलर लेटर, फोल्डर। सहायक शिक्षण सामग्री को परिभाषित करें और शिक्षण के सहायक सामग्री के उपयोग करने से होने वाले लाभों का वर्णन करें। सहायक शिक्षण सामग्री शिक्षकों को कल्पना व सृजनात्मकता के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराती है, जिसके द्वारा वे विद्यार्थियों को अपने परिवारों व समाज के पोषण व स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए आवश्यक कुशलताओं को सीखने में मदद करती है। सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण व प्रयोग से शिक्षार्थी पोषण की संकल्पनाओं का अवलोकन अन्वेषण कर सकता है तथा उन्हें समझ सकता है तथा इनको अपने रोज के जीवन में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित हो सकता है। सहायक शिक्षण सामग्री पोषण व स्वास्थ्य शिक्षण पाठन को सजीव बना सकते हैं। शिक्षण माध्यम सहायक शिक्षण सामग्री को उनके संचालन के आधार पर मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, गैर मशीनी या बिना मशीन की सहायता से संचालित माध्यम उपकरण व दूसरा, मशीन द्वारा संचालित मशीन ऑपरेटेड माध्यम उपकरण। जिस शिक्षण माध्यमों को संचालित करने या चलाने के लिए मशीन की आवश्यकता नहीं होती उन्हें गैर मशीनी या बिना मशीन की सहायता से संचालित माध्यम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण पोस्टर, चार्ट, चित्र, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ मॉडल आदि हैं। जिन माध्यमों को चलाने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है उन्हें मशीनीकृत या मशीन द्वारा संचालित माध्यम कहते हैं। इसके उदाहरण फिल्म, प्रोजेक्टर, टाइपराइटर, रेडियो, टेलीविजन आदि हैं। इन उपकरणों से काफ़ी लोग परिचित होते ही हैं। निर्माण के तरीके के आधार पर गैर मशीनी उपकरणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। व्यावसायिक रूप के उपलब्ध सामग्री तथा शिक्षार्थियों द्वारा निर्मित सामग्री। आइए इन उपकरणों के बारे में विस्तार से जानें। कमर्शियल अवेलेबल मटेरियल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सामग्री। गैर मशीनी व्यावसायिक रूप से तैयार सामग्री किसी भी प्रदेश में वहाँ की प्रादेशिक भाषा में निर्मित की जाती है। इस प्रकार की सामग्री के निर्माण में 1 या 2 शिक्षकों, कलाकारों तथा व्यावसायिक लोगों की भागीदारी होती है। यह जरूरी नहीं है कि इन निर्माण में कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक या शिक्षार्थी भी भाग लें। टीचर लर्नर मेड मटेरियल कक्षा में शिक्षण के लिए शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा आयोजित व निर्मित सामग्री को शिक्षक शिक्षार्थी द्वारा निर्मित सामग्री कहते हैं। अधिकतर शिक्षक यह निर्धारित करता है कि चार्ट या नक्शों में क्या जानकारी लिखनी है। वह सामग्री को पढ़ाते समय उपयोग करते हुए शिक्षण सामग्री की भी जांच करता है। इस प्रकार की सामग्री के उदाहरण हैं पोस्टर, फ्लैश कार्ड, बुलेटिन बोर्ड, चित्र आदि। इस प्रकार की सामग्री के निर्माण के लिए ऐसे प्रेरित शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो कि स्थानीय वातावरण का अधिकतम प्रयोग करके शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए समय निकाल सके। इस प्रकार की सामग्री में खर्चा कम आता है तथा कक्षा शिक्षण के लिए वह सर्वोत्तम रहती है। यह सामग्री नए तरीके, सस्ते व स्थानीय रूप से उपलब्ध साधन जैसे बांस, झाड़ू की तिल्ली, बीज, रस्सी, अंडे का खोल, प्रयोग किए गए ब्लेड, माचिस की डिब्बी, पुरानी बोरियां, आकार में बनाए हुए चित्र आदि से भी बनाई जा सकती है। चार्ट के विभिन्न प्रकारों को सूचीबद्ध करें। यद्यपि चार्ट बहुत तरह के होते हैं, परंतु अधिक प्रयोग में आने वाले चार्ट निम्न है। बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबुलर चार्ट। उपयुक्त उदाहरण देके पारंपरिक उपागमों और आधुनिक उपागमों के बीच में अंतर बताइए। संचार के पारंपरिक उपागम का विवरण केंद्र मुख्यतः सूचना प्रसारण पर केंद्रित है। इन उपागमों के अंतर्गत संचार में प्रशिक्षक की भूमिका सर्वाधिक रहती है। कुछ महत्वपूर्ण
परिक उपागम शिक्षात्मक एवं लोक उपागम जैसे लोकगीत का तथा कठपुतलियों का खेल है। यह उपागम अत्यधिक कम खर्चीले तथा बहुत प्रभावी एवं सशक्त होते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत तथा प्रत्यक्ष स्तर पर संचार करते हैं। हमारे देश में इनकी दूरगामी एवं व्यापक पहुंच है। दूसरी तरफ आधुनिक उपागमों द्वारा एक पूरे समूह को लाभकारी अंतःक्रिया में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। आप इसके संबंध में आगामी इकाइयों में और अधिक सीखेंगे। किसी भी शैक्षणिक संचार में यदि किसी उपागम का एक उपयुक्त स्थिति है प्रभावी उपयोग किया जाए तो एक विशेष लक्ष्य की ओर तेजी से पहुंचा जा सकता है। विभिन्न उपागमों तथा तकनीकों के प्रभावी व समुचित प्रयोग के लिए प्रवीणता, ज्ञान, योग्यता तथा प्रयास आवश्यक है। उचित उपागम व तकनीक का चयन पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के संचार का एक आवश्यक अंग है। आपकी प्रभावकता आपके उद्देश्य तथा संचार के उचित उपागमों के नियोजनों तथा प्रयोग द्वारा प्रतिबिंब होगी। कठपुतली का खेल एक प्रभावी संचार उपागम है, तो कथन की पुष्टि करते समय इसके महत्व को समझाइए। सदियों से कठपुतली के खेल ने हर आयु के लोगों को मुग्ध किया है। विशेषकर बच्चों को कठपुतली का खेल एक ऐसा प्रभावी संचार लोक उपागम है जिसका अनेक संस्कृतियों से में प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षार्थियों के लिए वह रुचिपूर्ण शैक्षिक अनुभव है। कठपुतली बनाना, उनके खेल के लिए आलेख लिखना, खेल का पूर्व अभ्यास करना तथा उसको प्रस्तुत करने से कक्षा में तथा समुदाय में नई प्रवीणता को सीखने तथा उसका प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। लोग मनोरंजन करना तथा कराने की रुचि रखते हैं। कठपुतली के खेल मनोरंजन के साथ साथ नए विचारों तथा ज्ञान को प्रदान करने का एक अच्छा साधन हो सकता है। कठपुतली के खेल को एक प्रभावी शिक्षण सहायक साधन बनने के लिए एक आवश्यक है कि वह महत्वपूर्ण पोषण संदेश अथवा संदेशों को स्पष्ट व सरल रूप में प्रस्तुत कर सके ताकि श्रोता उसे समझ सके तथा याद रख सके। इस सरल आलेख जो मुख्य बातों से अधिक कुछ न प्रस्तुत करे, अधिकतर कठपुतली के खेलों के लिए चुनने योग्य हैं। कुछ सरल खेल भी शिक्षार्थियों की में रुचि बनाए रख सकता है यदि कठपुतली तथा उनकी अभिनय परिचय तथा हास्यपूर्ण हो। कठपुतली का प्रयोग संदेशों के संचार में किसी चुने हुए विषय पर आधारित नाटक कहानी में उनके अभिनय द्वारा किया जा सकता है। पात्रों को अभिनय अत्युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। विभिन्न पात्रों को स्पष्ट रूप से परिचित कराया जाना चाहिए ताकि श्रोता शिक्षार्थी कहानी को सरलता से समझ सके। कठपुतली विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध होती है तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षा ट्रेनिंग या प्राप्त करने की औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षण परिस्थिति के अनुरूप रूपांतरित की जा सकती है। भारत के विभिन्न भागों में 4 प्रकार की कठपुतलियाँ लोकप्रिय सिद्ध है। वह धागा कठपुतली, स्ट्रिंग पपेट्स, छड़ी डंडी कठपुतली, रोड पपेट्स, छाया कठपुतली, शैडो पपेट तथा हस्त या दस्ताना कठपुतली, ग्लोव पपेट। इन्हें किसी भी वस्तु जैसे कागज, गत्ता, पेपर, मेशे, फल या सब्जी, कपड़ा, मोजे, पत्तियां या घास आदि से बनाया जा सकता है। कठपुतली की सजावट के लिए पंख, धागा या तार, बटन, सीपी या अन्य का प्रयोग किया जा सकता है। कठपुतलियों के मुखाकृति रेखा चित्र से रंग द्वारा, सिलाई द्वारा या चिपकाकर बनाई जा सकती है। आधुनिक सहभागी उपागमों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का वर्णन करें। विश्लेषणात्मक उपागम एक ऐसा उपागम है जो की समस्याओं पर विचार करते समय शिक्षार्थी एवं सहायक शिक्षक दोनों को समस्या की परिवार समुदाय से गहन तीव्रता के संबंध में उनके लिए उत्तरदायी घटकों, बचाव के उपाय तथा निदान का विश्लेषण करने में सहायता करता है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण को पढ़ें। स्थानीय आहार समस्याओं के विषय में जानने के लिए एक नमूना सर्वेक्षण करें। समुदाय की आहार समस्याओं को तीव्रता व उसके कारणों का अनुमान लगाने का प्रयास करें। पूछने के लिए एक मुख्य प्रश्न है, क्या परिवारों को प्राय पर्याप्त भोजन पाने में कठिनाइयाँ होती हैं? यदि उत्तर नहीं है तो मुख्य पोषण समस्याएं संभवतः लोगों को खाने की आदतों में पैदा होती हैं।
इन्हें हम व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक समस्याएं कह सकते हैं, क्योंकि ये लोगों के पोषण, ज्ञान, रीति रिवाज, विश्वास एवं उनकी परंपराओं से संबंध है। यदि उत्तर हाँ है तो संभवतः लोगों की समस्याओं का संबंध आहार के उपजने, बनाने, भंडारण करने तथा खरीदने से संबंधित है। ये अधिकतर आर्थिक, तकनीकी एवं उपागता से जुड़े हुए हैं। फिर भी लोगों की आहार लेने की आदतें भी एक घटक हो सकती है। अंततः समुदाय का विश्लेषण निम्नलिखित के संदर्भ में किया जा सकता है: विद्यमान आहार समस्या, आहार समस्याओं के कारण और आहार समस्याओं के परिणाम। शीर्षक खेल क्या है? शीर्षक खेल मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक दोनों ही हो सकती है। ये उपागम सहभागी पार्टिसिपेंट के ज्ञान व आचरण में उसके प्रभास द्वारा परिवर्तन लाने में उपयोगी है। थोड़ी सी कल्पना एवं सृजन द्वारा साधारण कड़ियों को पोषण एवं स्वास्थ्य अवधारणाओं की शिक्षा देने के अनुरूप बनाया जा सकता है। पोषण एवं स्वास्थ्य संदेश युक्त नवीन खेल जैसे बोर्ड खेल, पत्तों का खेल, पहेलियों तथा क्रियात्मक खेल आदि खोजे जा सकते हैं। शीर्षक खेल भाग्य या संयोग का खेल तथा हार जीत से कहीं अधिक परे होने चाहिए। उनको ज्ञान प्राप्ति तथा पोषण एवं स्वास्थ्य संदेशों को सीखने व प्रयुक्त करने में विस्तारित किया जाना चाहिए, ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य आचरण में सुधार किया जा सके। पहेलियों खेलों का ही रूपांतरित रूप है। उनका घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के वर्गीकरण किया गया है। आप इस बात से सहमत होंगे कि जीवन पहेलियों उलझाने से भरा है। आपस में एक दूसरे से संबंध, समस्याएं तथा परिस्थितियों जिन्हें लोग समझने या उन सुलझाने का प्रयास करते हैं। पहेलियों का उपयोग शिक्षार्थी का पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी वास्तविक जीवन परिस्थितियों का समस्याएं का अवलोकन करने या देखने की इस प्रकार विभिन्न कारक मिलकर एवं समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं क्या जा सकता है, वे शिक्षार्थी को स्वयं देखने में सहायता करते हैं कि किस प्रकार बहुत सारी परिस्थितियों तथा समस्या आपस में संबंधित है। शिक्षार्थी अपने समुदाय के सक्षम आने वाली पोषण समस्याओं पर आधारित बहुत सी पहेलियां बना सकते हैं। महिला से महिला कार्यनीति को सिद्धांत क्या है, वर्णन करें। स्थानीय मुख्य महिला, लॉकी वुमेन को खोज करना। ये कई प्रकार से किया जा सकता है। सबसे सरल मार्ग ये है कि उस बस्ती की महिला को इंटरव्यू निम्नलिखित प्रश्न पूछकर करें। अवकाश में के समय प्राय आप किससे मिलती तथा वार्तालाप करती हैं? जब आपके समक्ष कोई समस्या होती है तो उस समय आप किससे विचार विमर्श करती हैं? किसी नए समर्थी किए गए व्यवहार को अपनाने से पहले क्या आप अपने किसी मित्र, संबंधी अथवा पड़ोसी के विचार विमर्श करती हैं? इस प्रकार से एकत्रित आंकड़े ये बता सकता है कि महिलाएं के बहुमत द्वारा किससे अधिक बार संपर्क किया जाता है। ऐसी महिलाओं को स्थानीय मुख्य महिला या अभिमत नेता के रूप में सोचा जा सकता है। नीडी वुमेन की पहचान। ज़रूरतमंद महिलाओं। ये विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे ज़रूरतमंद महिलाओं से अस्पताल में संपर्क करना जब वे बीमार बच्चों के साथ चिकित्सा के लिए जाती हैं, या पोषण स्वास्थ्य लाभ केंद्र में या मुख्य महिला द्वारा उनके घर पर संपर्क किया जा सकता है। इन तरीकों द्वारा ज़रूरतमंद महिलाओं तक वांछनीय व्यवहार की सिफारिश करने के लिए उन तक पहुंचा जा सकता है। महिलाओं को ऐसा समूह ऐसे किसी भी संदेश को प्राप्त करने तथा ऐसे किसी भी व्यवहार को अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार है जो उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो। संदेश अथवा व्यवहार पोषण के शिक्षक के मुख्य महिला तक पहुंचना। पोषण शिक्षक किसी भी विषय पर संदेश को मुख्य महिला तक पहुंचाता है। आप पोषण शिक्षक हो सकते हैं। संदेश हेजा अथवा अरक्ता आदि किसी भी समस्या से जुड़ा हो सकता है तथा संग्रहण मुख्य महिला या जरूरत महिला में से कोई हो सकता है। पोषण शिक्षा की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में विस्तार से वर्णन करें। संदेश को उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने का कोई संक्षिप्त उपाय नहीं है। किसी भी संदेश की उपयुक्तता, सार्थकता व प्रभावशीलता को केवल एक ही विश्वसनीय तरीका है, वह है आप उस समुदाय में से एक छोटे समूह को संदेश दें। आप उस स्थान पर कार्य करने वाले अनुभवी क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं से भी बात कर सकते हैं। वह आपको मूल्यवान सलाह दे सकते हैं। अब निम्न चरणों का क्रम अनुसार अनुसरण करें।
चरण 1, अपने समुदाय के लोगों से बात करें। चरण 2, समुदाय के समूहों के साथ मिलकर वहाँ की सर्वाधिक गंभीर व सामान्य समस्याओं की सूची बनाई है। चरण 3, इस जानकारी के आधार पर लोगों को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण संदेशों की सूची बनाएं। चरण 4, अब जहाँ तक संभव हो संदेश को सरल व सीधे शब्दों में परिभाषित करें। चरण 5, फिर ये देखें कि समुदाय के लोग संदेश को समझते हैं या नहीं। बीमारियों, उपचार या किसी अन्य पहलू को प्रस्तुत करने के लिए वहाँ की स्थानीय भाषा को प्रयोग करें। चरण 6, फिर आप लोगों को अधिक प्रभावित करने के लिए कोई सहायक सामग्री जैसे फ्लैश कार्ड, विकल्प बुक, वास्तविक नमूने, फेलेनल ग्राफ, पोस्टर, चार्ट बना सकते हैं। चरण 7, समुदाय समूह के एक बार पुनः इसकी जांच करें कि जो पाठन सामग्री आपने बनाई है उससे कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है या उसे पूरी तरह से बदलना है। चरण 8, आपका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसके लिए सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण व प्रयोग में समुदाय के नेताओं की सहायता लें। उन्हें ही अपने समुदाय के लोगों को संदेश देने के लिए कहें। तो हमारा यहाँ पर असाइनमेंट ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा DNHE 2 और 1 का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू।